और भरतपुर से बड़ी खबर है, भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर यह दुर्घटना हुई। शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बहरामपुर के रहने वाले हैं तीनों मृतक युवक। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेहद बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, भीषण एक्सीडेंट हुआ है। बेकाबू होकर ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंद डाला। 3 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत की खबर है। ये तीनों बहरामपुर के रहने वाले हैं। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। पुलिस हादसे के कारणों को ढूंढ रही है, खंगाल रही है। शवों को कब्जे में ले लिया गया है। उदयपुर की गोल्डन कला सरपंच की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कैसे गांव की महिला सरपंच को डंडे से धुन रही है। सरपंच के साथ कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अचानक महिला को गुस्सा आ जाता है और बैठे हुए सरपंच पर लाठियां बरसाने लग जाती है। बताया जा रहा है महिला ने आदिवासियों की जमीन औने पौने दामों पर बिक्री कराने को लेकर सरपंच की धुनाई की। बात करते हैं करौली की। टोडा भीम से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रहे मुरारी लाल मीणा शराब के नशे में इस कदर डूबे कि अपनी गाड़ी सड़क पर चलाने के बजाय खेतों में घुसा दी। नशे में धुत मुरारी लाल अपनी गाड़ी पर काबू नहीं रख पाए। नतीजतन उनकी गाड़ी खेतों की मेड़ पर लगे खंभों को तोड़ते हुए गड्ढे में उतर गई। हालांकि दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इस दौरान कुछ लोग मुरारी लाल मीणा से गाड़ी से दुर्घटना करने को लेकर सवाल जवाब करते नजर आए। ये गाड़ी यार वीआईपी गाड़ी है। ये है मुरारी एमएलए गाड़ी। नंबर प्लेट दिखा किधर? गाड़ी को तो इसकी मर नहीं जाए रात को। खंबे तो कई जगह कितनी आए मिला। ये बंद करो टॉर्च को। तो बंद कर ले तो मेरे सुन। जब ये खंबी तोड़ी क्यों ही पहले इतने पीवो जरूरी हो? कौन नहीं? तुमको पी नहीं रही है ना? पी को नहीं। ये बोतल कहाँ से निकल रही है? तो ये बोतल कहाँ से निकल रही है गाड़ी में? पी नहीं तो ओ भाई साहब, बड़े भाई साहब जय हो। और कहीं ये गाड़ी यार वीआईपी गाड़ी है। ये है मुरारी एमएलए गाड़ी। जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से इस वायरल वीडियो के बारे में। धर्मेंद्र, क्या क्या पता चल पा रहा है? कब का है? क्या इस पर मुरारी लाल मीणा का कोई रिएक्शन आया है? जी देखिए, सबसे लिए वीडियो जो है शुक्रवार रात्रि का बताया जा रहा है और नारौती क्षेत्र की एक सड़क का बताया जा रहा है, जहां ये कोई पार्टी करके लौट रहे बताए। हालांकि ज्यादा जानकारी नहीं हो पाई। हमने मुरारी लाल जी से संपर्क करना चाहा, लेकिन उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह का ये वीडियो है, जिस तरह से ग्रामीण उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, वो क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग जब तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीण क्या कह रहे हैं और मुरारी लाल मीणा उस पर जवाब क्या दे रहे हैं? जी देखिए, जो ग्रामीणों का कहना है कि मुरारी लाल जी कहीं से शराब पार्टी करके लौट रहे थे और नशे में पूरी तरह धुत बताए जा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने जब गाड़ी तेजी से चलाई तो एक कई खेतों की जो मेड़ थी, जो जिसमें तारबंदी और खंबे खड़े हुए थे, उनको तोड़ते हुए वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरे और वहां जाके रुके। हालांकि उनके कोई चोट नहीं आई। ग्रामीण इस पूरी वारदात को लेकर वीडियो में उनसे सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान मुरारी लाल उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैंने शराब नहीं पी है और वो उनसे जो वीडियो बना रहे हैं, उनसे वीडियो बनाना बंद करने की भी उसमें गुजारिश करते नजर आ रहे हैं। जी सबने ठीक है। आपने कहा कि आपने मुरारी लाल मीणा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके समर्थक वगैरह के बीच में भी तो ये वीडियो पहुंचा होगा। किस तरह की बातें चल रही हैं?
जी देखिए, जब हमने मुरैलाल जी से संपर्क करना चाहा लेकिन उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, उनके द्वारा फोन उठाया नहीं गया। लेकिन जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उस समय दारू नहीं पी थी और वो उनमें जो हाथ में दिख रही है वो पानी की बोतल दिख रही है, लेकिन लोग उन पर जबरन आरोप लगा रहे हैं। जी स्वप्निल जी, चलिए मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो है तो ये अगर हम ये इस पर तो कमेंट नहीं कर सकते, इस पर तो अभी फिलहाल कोई श्योरिटी नहीं है कि वो दारू के नशे में थे या नहीं थे, लेकिन ये तो श्योरिटी है कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर खेतों के मेड़ पर लगे खंभों को तोड़ते हुए घुसी, प्रशासन तक भी पहुंचा होगा। क्या प्रशासन अपने स्तर पर इसे लेकर कुछ जांच कर रहा है या किसी तरह की कार्रवाई का मन बना रहा है? जी, अभी प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का कहना है कि अभी तक उनके पास किसी प्रकार की लोगों की शिकायत नहीं आई है जिसमें ये शिकायतों की मेड़ तोड़ी है या नुकसान हुआ है जिससे प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सके। लेकिन प्रशासन का कहना है कि अगर कोई शिकायतें आती है तो उसकी जांच करेंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी सब ठीक है, चलिए शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। अलवर जिले के चांद पहाड़ी गांव में दलित की बारात पर दबंगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है बाराती डीजे पर डांस कर रहे थे, जो दबंगों को रास नहीं आया। उन्होंने बारातियों के वापस लौटने के दौरान हमला कर दिया। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज देकर उन्हें छुट्टी दी गई। मामले की जांच पड़ताल के लिए डिप्टी एसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से पूछताछ की, बयान दर्ज किए। हुई कि शादी में बाराती आए थे और बारात से वापस जब वो जा रहे थे तब उनके साथ मारपीट की घटना, इसकी सूचना हमें मिली थी। इस सूचना पर रात को ही हमने एफआईआर दर्ज कर ली थी और मामले की तफ्तीश उसी समय से चालू कर दी थी। दिल्ली के इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को शिफ्ट करने के विरोध में डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम का पुतला फूंका और केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किया गया यह कृत्य देश के इतिहास को बदलने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नेताजी की प्रतिमा को लेकर साल 2010 का ट्वीट शेयर किया। मेघवाल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, संसद में 15वीं लोकसभा के दौरान 15 मार्च 2010 को जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह किसी भारतीय महापुरुष की मूर्ति की स्थापना का अनुरोध किया था। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नेताजी की प्रतिमा को लेकर बयान दिया। मेघवाल ने कहा, पीएम ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया। यह स्वागत योग्य कदम है। यह सुभाष चंद्र बोस को बड़ा सम्मान है। यह सुखद पल है। देश के युवाओं और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। पीएम का दिल से आभार। इससे तो हमें अब जब विदेशी मानसिकता इस आजादी के समय जॉर्ज पंचम की मूर्ति हमने इसीलिए तो हटाई थी, और विदेशी मानसिकता के प्रतीक जो हैं अभी भी क्यों जिंदा रहे। देश आजाद होने के बाद भी बहुत बहुत बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता संग्राम के हीरो रहे हैं, उनको हम सम्मान क्यों नहीं दे सकते। तो आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के हीरो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित करने का जो निर्णय लिया है इंडिया गेट पे, वो बहुत सराहनीय काम है और इतिहास में ये हमेशा याद किया जाने वाला काम। साथ में जो स्वतंत्रता संग्राम के हीरो हैं उनको भी नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलने का भी एक बड़ा काम आज के दिन हो रहा है। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई।
झुंझुनू के उदयपुर वाटी क्षेत्र में तेल चोर गिरोह सक्रिय है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। इस बार गैंग ने एक एम्बुलेंस को निशाना बनाया। चोरों ने बड़ा गांव के सरकारी अस्पताल में खड़ी 108 एम्बुलेंस से डीजल चुरा लिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आप देख सकते हैं, बोलेरो से 3 लोग एम्बुलेंस के पास जाते हुए दिख रहे हैं। बोलेरो को सीएचसी के बाहर खड़ा किया गया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस गाड़ी से अज्ञात चोरों ने 2 बार डीजल की चोरी की, बोलेरो गाड़ी में डाली और डीजल चुरा ले गए। कोटा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल लूट खसोट का अड्डा बनता जा रहा है। कोरोना और आपदा अधिनियम की आड़ में यहां बंदर बाट मची है। इस खेल में लेखा अधिकारी के साथ बड़े अधिकारियों की मिलीभगत साफ दिख रही है। महामारी की आड़ में बड़ा घालमेल, 2 करोड़ का टेंडर 18 करोड़ तक पहुंचाया। फायदे के लिए कोरोना का बहाना बनाया। शिक्षा नगरी कोटा में चिकित्सा विभाग आपदा प्रबंधन और कोरोना के नाम पर सरकार को लगा रहा है चूना। एक टेंडर जिसे ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया गया था, जिसको 2 करोड़ में दिया गया था, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते उस टेंडर की कीमत 18 करोड़ कर दी गई। 18 करोड़ तक का काम उसी ठेकेदार से करवा लिया गया। बावजूद इसके एलटी के तहत, जिसमें 2 लाख तक का प्रावधान है, 2 लाख रुपए तक की आप टेंडर दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद चिकित्सा विभाग जो कोटा का एमबीएस अस्पताल है उसने ये टेंडर 21 लाख का जारी कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पीएम केयर्स फंड से अभी सभी अस्पतालों को फंड दिए गए थे। कोटा के एमबीएस अस्पताल में भी ऑक्सीजन पाइपलाइन के लिए 1.5 करोड़ का टेंडर जारी किया गया, जिसमें सब कुछ शामिल था। लेकिन समय के साथ छिटपुट काम के नाम पर खर्च राशि बढ़ती गई। सूत्रों की माने तो ये खर्च राशि बढ़ते बढ़ते 18 करोड़ तक पहुंच गई। इतने पर भी पेट नहीं भरा तो ऑक्सीजन प्लांट को मैनफोल्ड रूम से जोड़ने के लिए नियमों को ताक पर रखकर 21 लाख का लोकल टेंडर जारी कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि ये काम ऐसी फर्म को दिया गया जिसके पास ऑक्सीजन पाइपलाइन कार्य का अनुभव ही नहीं था। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड सहायक लेखा अधिकारी बताया जाता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि वो खुद इस ठेके में पार्टनर है। इस मामले पर जब सहायक लेखा अधिकारी सुमित श्रीवास्तव से बात की गई तो उनसे जवाब देते नहीं बना। वैसे तो 2 लाख का जो नियम 16 की बात करें तो, लेकिन 30-3 में अगर कमेटी सिफारिश करती है आपातकालीन टेंडर में मॉक ड्रिल कराना था, उस चक्कर में हमने यहाँ पे कलेक्टर साहब को अनुमोदन लेके उसको पोर्टल को डाल। नहीं, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर कोई एलटी का कनेक्शन है अपनी जानकारी के लिए, मतलब एलटी का आपको देना है। एलटी पे नियम 16 जैसे 1 लाख रुपए तक की होती है और 2 लाख रुपए सुमित श्रीवास्तव से जवाब देते नहीं बना, लेकिन अस्पताल अधीक्षक उनका बखूबी बचाव करते दिखे और महामारी का हवाला देने लगे। इतना ही नहीं, कलेक्टर से जांच की बात कहकर अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश की। हाँ, वो जो प्रकरण है जो अभी कल भी किसी मीडिया पे चल रहा था, सोशल मीडिया पे, उसमें क्या है कि ये करीबन 8-9 तारीख का मामला होगा। 3rd वेव को देखते हुए इसमें क्या है कि जो टेंडर की जो शर्तें हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वॉल्व नहीं था कि भाई पाइपलाइन को सपोर्ट देना है, लाइन को ये करना है। तो उसमें टेक्निकल कमेटी से जो हमारे पास रिपोर्ट आई उसको हमने कलेक्टर महोदय से और सचिव महोदय से उसका अप्रूवल लिया, और जहाँ तक मुझे तारीख ध्यान है वो 10 जनवरी का हमने लिया था। उसके बाद ही हमने एक एलटी लगाई थी। एक तरफ कोरोना ने कई परिवारों के जीने का आसरा छीन लिया है, तो वहीं कई लोग ने इस आपदा को कमाई का अवसर मान लिया है और महामारी की आड़ में अस्पताल को लूट खसोट का अड्डा बना डाला है। लूट के इस खेल का जो मास्टरमाइंड है सुमित श्रीवास्तव, वो है एमबीएस अस्पताल का लेखा अधिकारी। इस लेखा अधिकारी की पहुंच का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तमाम अपने आला अधिकारियों को धृतराष्ट्र बनने पर इसने मजबूर कर दिया है। ना तो इसकी करतूत किसी को दिखाई देती है और ना ही सुनाई। हमने इस पूरे मामले में अस्पताल अधीक्षक से बात की। उन्होंने आश्वासन तो दिया है कार्रवाई का, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यही है कि उनकी बिना रजामंदी के आखिर ये टेंडर पास कैसे हो जाते हैं। क्या कोरोना के नाम पर इसी तरह से चलता है लूट खसूट का कारोबार?
योगेश त्यागी, न्यूज 18 कोटा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात प्रतापगढ़ सीरियल गैंग रेप की, जिस पर सियासत तेज हो गई है। देखिए कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर वर्चुअल कार्यक्रम चल रहा है। वीसी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में जुड़े हैं और कार्यक्रम में मंत्री बीडी कल्ला भी शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उसके बाद की परिस्थितियों में नेताजी की धारा अलग होती है। बाद में रास बिहारी में उसके द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज को जब वो जर्मनी से जापान आते हैं तो वहां वो टेकओवर करते हैं और फिर उस फौज के माध्यम से वो लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन वो फौज भी जगह नहीं थी तो रंगून से अपने रेडियो ब्रॉडकास्ट में गांधी जी को फादर ऑफ नेशन तो नेताजी ने ही कहा था। आज बहुतों को आपत्ति होती है कि कोई एक व्यक्ति राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है, लेकिन हमारे काशी विद्यापीठ ने या गुजरात विद्यापीठ ने तो खिताब नहीं दिया था। ये खिताब तो नेताजी ने दिया था, जिनसे गांधी जी के मतभेद भी माने गए, लेकिन उनके मतभेद नहीं थे। इसलिए गांधी जी को वो पूरा भाषण उन्होंने समर्पित किया था। इन महानायकों के बीच एक दूसरे के बीच आस्था थी, विश्वास था, भरोसा था, क्योंकि उन सब की नीयत साफ थी, उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था और उनका एकमात्र जो मंसूबा था, संकल्प था, वो भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए था। और 1942 में गांधी जी ने पूरी तैयारी के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के बाद फिर श्रीगंगानगर और मेड़ता सिटी में सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जुड़े। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आयोजन में मौजूद रहे। सम्मेलन में श्रीगंगानगर में 71 और मेड़ता सिटी में 51 जोड़ों का विवाह कराया गया। सीएम ने नवविवाहित जोड़ों को पूरे प्रदेश की ओर से बधाई दी। कहा, देश में अमीरी गरीबी का गैप ज्यादा है जो कम होना चाहिए। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देने से समाज में अच्छा संदेश जाएगा और बजट में भी इसे लेकर प्रावधान करना चाहिए। मैं उन तमाम कन्याओं को, उनके होने वाले पति को अपना आशीर्वाद देता हूँ। जरूर भी बात की, अभी महाराज साहब कह रहे थे और ठीक कह रहे थे, सज्जन दास जी महाराज साहब और अकरम साहब, कि सादगी से शादी करना बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि समय की जरूरत भी है और हमारी प्रतिबद्धता शो करती है समाज के लिए, गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए। क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति वो नहीं होती है कि आप बड़ी बड़ी शादियाँ करें, बड़े बड़े रिजॉर्ट में, होटलों में, देश विदेश में जाके शादियाँ करें। हर एक व्यक्ति की स्थिति नहीं होती है और आप जानते हैं कि इस देश के अंदर गरीबी और अमीरी का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है। वो गैप भी कम होना चाहिए जिससे कि गरीबों का कॉन्फिडेंस बढ़े। नवयुवकों को, ऐसे लोगों को आपने आशीर्वाद देने के लिए अपना समय निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से इसको हम सबको प्रेरणा मिलेगी। समय की आवश्यकता भी है, क्योंकि समय की आवश्यकता इसलिए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और इसमें सरकार पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ये महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे समय में अगर हम दोनों तरफ से, एक तरफ हम भीड़ को भी कम कर सकते हैं, एक तरफ हम खर्चे को भी कम कर सकते हैं, तो अगर इस परिपाटी को, इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा होगा। एक समाज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।